हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास थके पांव से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि थके पांव उपन्यास का सार अपने शब्दों में लिखिए। आइए इस पर बात करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास का कथानक का संबंध कानपुर शहर में रहने वाले एक परिवार से है। लेखक ने उपन्यास की कथा को 12 भागों में बांटा है। यह भाग छोटे छोटे अध्यायों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन अध्यायों के परिचय के आधार पर हम इस रचना की कथा वस्तु का विश्लेषण करेंगे ताकि उपन्यास का सार पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट हो सके। पहले अध्याय में लेखक अपनी तरफ से एक व्यक्ति का परिचय देता है जो बूढ़ा हो गया है। इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं दिया गया। वह केवल एक बूढ़ा व्यक्ति है जो जीवन भर मेहनत करके थक गया है। वह अपने घर की तरफ चला जा रहा है। उसके पैरों में दर्द हो रहा है। उससे चला नहीं जा रहा। उसके पैरों में कोई कष्ट नहीं है, फिर भी वह चलते समय कष्ट का अनुभव कर रहा है। उसे लगता है कि वह बहुत बुरी तरह से थका हुआ है। उसके जूते फटे हुए हैं। बहुत दिनों से वह नए जूते लेना चाहता है परंतु ले नहीं पाया। उसके मोजों में अनेक छेद हो गए हैं परंतु वह इतना विवश है कि नए जूते मोजे नहीं ले सकता। धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ वह अपने कमरे में पहुंच जाता है जहां एक तख्त पर 15 साल पुरानी दरी बिछी हुई है। वह एक आराम कुर्सी पर गिर जाता है और जूते मोजे उतारता है और फिर तख्त पर लेट जाता है। यह व्यक्ति अपने भीतर एक अजीब प्रकार की बेचैनी का अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसे बेबसी एवं विवशता का रोग हो गया है जिसका इलाज होना चाहिए। वह अपनी कल की जिंदगी से मुक्त होकर नया जीवन जीना चाहता है परंतु उसे शंका है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे वह उम्र भर चलता रहा है, चल चल कर थक गया है, वैसे ही आगे भी चलता रहना होगा। उसके मन पर कितनी भी उदासी क्यों ना हो फिर भी उसे चलना पड़ेगा। उसके पैर कितने भी थक गए हो उसे चलना पड़ेगा। इस अध्याय में इस थके हारे व्यक्ति का सामान्य सा परिचय पाठक को देकर लेखक कथा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। इस अध्याय में उपन्यास के मुख्य पात्र केशव चंद्र का परिचय दिया गया है। केशव चंद्र वह व्यक्ति है जो पिछले अध्याय में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आया है। तख्त पर लेटा हुआ वह अपने विगत जीवन को याद करता है। उसके पिता का नाम रामचंद्र था जो कानपुर की एंड्रेज कंपनी में छोटे बाबू यानी क्लर्क थे। इन्हें 50 रुपये वेतन मिलता था जिससे उसके परिवार की जरूरतें बड़े आराम से पूरी हो जाती थी। परिवार में रामचंद्र की पत्नी और 4 बच्चे थे। केशव चंद्र सबसे बड़ा था। उससे छोटा रमेश, फिर लड़की सुधा और उससे छोटा सुरेश। एक परिवार एक बड़े से मकान में रहता था। केशव की मां बीमार रहती थी इसलिए केशव की शादी जल्दी कर दी गई। इस तरह परिवार में उसकी पत्नी माधुरी भी थी। केशव बीए पास नवयुवक था परंतु बेरोजगार था। केशव अपनी जवानी के दिनों को याद करता है जब उसकी नवयुवक की पत्नी बहुत चंचल एवं हंसमुख थी। वह सोचता है कि यदि जीवन के संघर्षों ने माधुरी की चंचलता छीन ली है और अब वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। जीवन के बीते दिनों को याद करता हुआ केशव उस समय को याद करता है जब परिवार में छोटी छोटी खुशी की बात पर दावत होती थी। सारा परिवार मिलकर प्रसन्न होता था। इस अध्याय में केशव की बहन के विवाह की बात का प्रसंग भी है जिसमें बाबू बांकेलाल अपने बेटे गोपीनाथ का विवाह तय करने आते हैं जो फतेहपुर में चुंगी का इंस्पेक्टर है। बांकेलाल पुत्र के विवाह में 5,000 रुपये का दहेज चाहते थे परंतु रामचंद्र उन्हें 3,000 देना चाहते थे। विवाह 4,000 रुपये के दहेज पर तय हो जाता है। केशव याद करता है कि उसने अपने बाबूजी की चिंता दूर करते हुए कहा था कि वह जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढकर दहेज की रकम जुटा देगा। केशव को आश्चर्य होता है कि उस उम्र में उसने कितना उत्साह एवं जोश था और वह उसी दिन से नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। इसके विपरीत आज यह कितना थका हुआ है। उसका शरीर थक गया है, आत्मा मुरझा गई है और मन शिथिल हो चुका है। इस अध्याय में केशव को याद आता है कि उसने कई जगह अर्जियां दी हैं, बहुत दौड़ धूप की परंतु नौकरी नहीं मिली। कहीं पर मैनेजर के रिश्तेदारों को रख दिया जाता है, कहीं पर कोई और सिफारिश कर चल जाती है। केशव चंद्र हर रोज नौकरी के लिए घर से निकलता है परंतु उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती। इसी बीच सुधा के ससुराल वाले तिलक की मांग करते हैं जिसके लिए रामचंद्र को 4,000 रुपये जुटाना पड़ा। सुधा के ससुराल केशव चंद्र ही जाते हैं जहां उसके पति को तिलक चढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी दावत होती है। बांकेलाल के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं।
वह और उनका बेटा गोपीनाथ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं क्योंकि उन्हें वेतन से अधिक रुपया रिश्वत द्वारा प्राप्त होता है। केशव चंद्र को उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे रिश्वत लेना पाप लगता है। उसका मन वितृष्णा से भर जाता है और वह वहां से लौटते हुए वह निराशा का अनुभव करता है। चौथे अध्याय में रामचंद्र के परिवार में कुछ नई घटनाएं घटती हैं। केशव चंद्र की अच्छी नौकरी लग जाती है, परंतु घर के खर्च अधिक होने से आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होता। सुधा का विवाह हो जाता है। विवाह में बहुत सारा कपड़ा लत्ता उधार लिया जाता है। कपड़े वाला अक्सर घर पर आकर पैसे मांगता है, जिससे सभी चिंतित हो जाते हैं। वह उधार वापस ना मिलने पर मुकदमा करने की धमकी भी देता है। सुरेश कॉलेज की फीस मांगता है, परंतु घर में इसके लिए भी पैसा नहीं है। माधुरी अपनी सोने की माला बेचकर सुरेश की फीस देती है। केशव को नौकरी के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी थी। उसके कारण उसे लू लग गई थी और वह कई दिनों तक बीमार भी रहा। बीमारी और कमजोरी की हालत में भी वह नौकरी के लिए जाता था। अगले अध्याय में लेखक सुधा के परिवार का संक्षिप्त परिचय देता है। उसके ससुर एवं पति को अच्छी आमदनी है और उनका बढ़िया मकान भी है। केशव की तरक्की हो जाती है। अब तक उसका परिवार भी बड़ा हो गया है। अब उसके 5 बच्चे हैं। अब उसे अपने परिवार को अच्छी तरह चलाने के लिए काफ़ी आय मिलती है। उसका सबसे बड़ा बेटा है मोहन, जो पढ़ने लिखने में होशियार है। केशव उसे अपनी तरह मामूली क्लर्क न बनाकर बड़ा अफसर बनाना चाहता है। वह बीए पास करने के बाद उसे आईएएस की परीक्षा में बैठाना चाहता है। इसी अध्याय में लेखक ने बिहारी लाल का परिचय दिया है, जो मोहन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। केशव चंद्र अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है और अभी विवाह नहीं करना चाहता। बिहारी लाल उन्हें 5,000 दहेज देने का लालच देता है, इसलिए वे मान जाते हैं। मोहन का विवाह हो जाता है और केशव चंद्र 5,000 रुपये में एक बढ़िया मकान खरीद लेते हैं। विवाह के बाद भी मोहन की पढ़ाई चलती रहती है। वह आईएएस की परीक्षा में बैठता है, परंतु पास नहीं होता। इसके बाद वह वकालत पास करता है और कुछ दिन वकील भी बनता है। कोई खास आमदनी न होने के कारण वह एक कंपनी में नौकरी कर लेता है और वहां असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। केशव चंद्र को बहुत दुख होता है कि मोहन को विवाह जल्दी कर देने से वह आईएएस की परीक्षा पास नहीं कर सका, परंतु दूसरी तरफ इस बात की खुशी है कि इस विवाह के फलस्वरूप आज उनका परिवार एक अच्छे और बड़े मकान में रह रहा है। वह अपने दुख को यह सोचकर भी भुला देता है कि मोहन कोई मामूली बाबू नहीं बल्कि असिस्टेंट मैनेजर है। केशव चंद्र का दूसरा बेटा किशन बहुत रंगीन तबीयत का व्यक्ति है। फैशन परस्त और शौकीन स्वभाव का यह नवयुवक पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पैसे बर्बाद करना और फिल्मों पर विशेष ध्यान देना ही इसका स्वभाव है। कई बार फेल भी हो चुका है। केशव की एक बेटी है माया, जो पढ़ने में ठीक है, परंतु उसकी ज़्यादा रुचि स्कूल में होने वाले नाटकों में है। वह भी अपने भाई किशन की तरह फिल्मों में काम करने के सपने देखती है। इसी अध्याय में लेखक ने परिवार पर आने वाली विपत्ति का संकेत दिया है, जिससे मोहन की नौकरी छूट जाती है। 7वें अध्याय में मोहन नौकरी की तलाश में भटकता है और कलकत्ता चला जाता है। कहीं भी नौकरी ना मिलने के गम में वह सख्त बीमार पड़ जाता है। किशन हीरो बनने के सपने देखता है और मुंबई चला जाता है। वहां से वह अपने माता पिता को पत्र लिखकर बताता है कि वह जल्दी एक कामयाब अभिनेता बन जाएगा। केशव चंद्र को उसकी ऐसी बातें पसंद नहीं, परंतु कभी कभी वह सोचते हैं कि यदि किशन सफल हो गया तो परिवार की भी कुछ मदद करेगा। सुशीला अपने पति मोहन जी की जी जान से सेवा करती है। डॉक्टर के अनुसार मोहन को टीबी हो गई है, जिसके लिए उसे पहाड़ी इलाके में किसी सैनिटोरियम में रखना पड़ेगा। 8वें अध्याय में लेखक ने एक ही घटना का उल्लेख किया है। सुधा माया के लिए विवाह का प्रस्ताव लाती है। लड़का दुहाजू है और 3 बच्चों का बाप है, परंतु बहुत पैसे वाला है। माया पढ़ी लिखी समझदार नवयुवती है। वह इस रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। माता पिता के समझाने पर भी वह राजी नहीं होती। मोहन की बीमारी बढ़ती जाती है। सुशीला उसे किसी सैनिटोरियम में नहीं रखना चाहती और उसके इलाज के लिए घर में पैसा नहीं है। वह अपने सारे जेवर बेचकर मोहन को अल्मोड़ा ले जाती है। वह अपने ससुर को कहती है कि वह अपनी सेवा से मोहन को जरूर बचा लेगी। अल्मोड़ा जाकर मोहन स्वस्थ होने लगता है। इसी अध्याय में लेखक ने अल्मोड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र का वर्णन किया है, जहाँ के ठंडे वातावरण में मोहन ठीक होने लगता है। केशव चंद्र को इस बात पर बड़ा गर्व है कि उसकी बहू सुशीला ने त्याग एवं सेवा भाव से उसके बेटे के लिए जान बचा ली है। अगले अध्याय में माया अपनी एक सहेली रानी के साथ किशन के पास मुंबई चली जाती है। यह दोनों घर में बिना बताई गई थी, जिससे केशव चंद्र बहुत नाराज होता है।
सुशीला काफ़ी लंबे समय तक मोहन को अल्मोड़ा में रखती है, किंतु वर्षा आरंभ होने के कारण उसे वापस कानपुर आना पड़ता है। अब तक उसके पास रुपए भी नहीं बचते। डॉक्टर मोहन का इलाज 1 महीना और चलाने की सलाह देता है, परंतु केशव चंद्र के पास पैसे नहीं है। किशन मुंबई में अच्छा कारोबार चला लेता है और हीरो बनकर रुपया भी कमाता है, परंतु पिता की कोई मदद नहीं करता। केशव चंद्र जिस कंपनी में काम करता है वहां के मालिक को उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। केशव चंद्र उस कंपनी के लिए माल की खरीदारी करते हैं और हर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। इस कंपनी में माल देने वाला एक व्यापारी रामकिशोर यह जानता है कि केशव को मोहन की बीमारी के लिए रुपया चाहिए, इसलिए वह घटिया माल देकर केशव चंद्र द्वारा पास करवाना चाहता है। इसके लिए वह उन्हें 1000 रुपया रिश्वत देता है। केशव चंद्र परिस्थितियों में विवश होकर यह रुपया ले लेते हैं, परंतु उसे खर्च नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि रिश्वत लेकर उन्होंने महापाप किया है। उनके मन में इतना बड़ा बोझ पड़ता है कि वे दिन रात बेचैन रहने लगते हैं। केशव चंद्र इतने अधिक चिंतित रहने लगते हैं कि उनकी भूख, प्यास और नींद खत्म हो जाती है। एक दिन उनकी कंपनी का मालिक उन्हें एक अन्य कर्मचारी राम आधार के बारे में बताते हैं कि वह लोगों से रिश्वत लेकर हेराफेरी करता है। वह केशव चंद्र को इस बारे में पूछताछ करने को कहता है, किंतु केशव चंद्र पूरे विश्वास के साथ राम आधार के निर्दोष होने का समर्थन करता है। उसके मन में इस बात का बोझ निरंतर बढ़ता जाता है कि उसने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया है और वह उन रुपयों को खर्च नहीं कर पाता। इसी बीच राम आधार केशव चंद्र के पास आता है और उसे बताता है कि उसने राम किशोर से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं, क्योंकि वह उसे रिश्वत देना चाहता था। वह यह भी बताता है कि राम किशोर का यह कहना है भी उसे बुरा लगा कि बाबू केशव चंद्र भी तो रिश्वत लेते हैं। राम आधार की बात सुनकर केशव सन्नाटे में आ जाते हैं। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वह अलमारी में से 1000 रुपये निकालकर अपने मालिक के सामने रख देते हैं और यह मान लेते हैं कि उसने रिश्वत ली और इस पाप के लिए वह कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। मालिक केशव चंद्र की बात सुन हैरान रह जाता है। वह कहता है कि इन रुपयों को कंपनी को किसी हिसाब में नहीं डाला जा सकता। वह केशव चंद्र से इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए नौकरी से त्याग पत्र देने को कहता है। केशव चंद्र त्याग पत्र दे देता है और घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते भर वह सोचता है कि इन रुपयों का क्या करेंगे। रास्ते में एक अनाथालय आता है, वह वहां रुपए दान कर आता है। सोच विचार में डूबे वह घर में आते हैं। वो स्वयं को दोषी मानते हैं। उनके मन में विचार आता है कि उनकी बहू सुशीला उनसे कहीं महान है, जिसने अपने जेवर बेचकर अपने पति की जान बचाई। अब वह एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर जो कुछ कमाती है वह भी पति की सेवा में खर्च करती है। उसके मन में पर कोई बोझ नहीं, क्योंकि उसने कभी पाप की कमाई नहीं की। थके पांव और टूटे मन से केशव चंद्र घर पहुंचकर दीवान पर लेट जाते हैं। इतने में पोस्टमैन एक रजिस्ट्री लेकर आता है, जिसमें किशन और माया उन्हें 1500 रुपये भेजते हैं। केशव चंद्र बहुत प्रसन्न होता है, उसका मन हल्का हो जाता है, परंतु उन्हें लगता है कि उनके पैर अभी लड़खड़ा रहे हैं और वह थके पांव से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।